हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनायका हिस्ट्री क्लासेस। आज हम जो तानाशाही का पीरियड था या कहें कि जो सोलोन के रिफॉर्म्स से लेके टायरनी पीरियड के बीच तक की जो हिस्ट्री है ग्रीस का, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि लास्ट टॉपिक में मैंने सोलोन के रिफॉर्म्स तक लाके छोड़ दिया था और कहा था कि यहाँ से आगे हम वीडियो जो है वो अगले वीडियो में करके अपलोड करेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग जो ग्रीस में चेंजेज हो रहे थे लगभग 750 से लेके आप देखेंगे कि जो 510 के बीच के जो टाइम है उसके बारे में कि क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेज इस दौरान में ग्रीस में हो रहा था। हम सब जानते हैं कि लगभग 750 तक आते आते जो किंगडम था या कहें मोनार्की सिस्टम जो था वो खत्म हो चुका था। और उस मोनार्की सिस्टम के खत्म होने के कारण हुआ ये कि वहां पे जो सत्ता थी वो कुलीन वर्गों के हाथों में चली गई थी। और कुलीन वर्गों के हाथों में जाने के साथ ही अब क्या हुआ कि जो राजा थे, जहां कहीं भी जिस भी छोटे छोटे स्टेट में राजा रहते थे, राजाओं के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे या तो सबको हटा दिए गए थे। और इस कारण से जो उस समय का जो एक सिचुएशन है वो ऐसे बन गया कि अब जो सत्ता है या जो अब कहें कि वहां का ग्रीस का जो इतिहास है वो पूरा का पूरा इतिहास एक कुलीन तंत्र के हाथों में आ गया था, जो कि एक तरह से अमीर वर्ग के लोग थे, एक तरह से जमींदार वर्ग के लोग थे। और उन्होंने फिर क्या हुआ कि ग्रीस के पूरे इतिहास पे अपना कब्जा जमा के रखा जब तक कि सोलोन या किसी स्टेटस जैसे लोग आकर उसकी खात्मा नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब किंगडम था या यहाँ पे जब मोनार्की सिस्टम थी तो वहां पे सत्ता चलाने वाले में कई सारे लोग इन्वॉल्व होते थे, जिसमें आप कह सकते हैं कि सबसे ऊपर किंग होता था। किंग के बाद आप देखेंगे क्लर्जीमैन होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वॉरियर एलिट्स होते थे। ये सारे लोग मिलके एक तरह से सत्ता को चलाने का काम करते थे। लेकिन जैसे ही 750 बीसी में, ये सारा टाइम जो है वो बीसी में देखा जाएगा, 750 बीसी में मोनार्की सिस्टम को खत्म किया गया। उसके बाद से जैसे ही सत्ता कुलीनों के हाथ में आई, कुलीन वर्ग ने किसानों का एक तरह से शोषण करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जब सत्ता बदली तो जाहिर सी बात है कि सत्ता बदलने के बाद कई सारी चीजें और भी बदलने थी। वहां पे जो अधिकारी होते थे वो आर्कन कहलाते थे। यहाँ पे जो किंग होता था, किंग को यहाँ पे बेसिलियस कहा जाता था। उसी तरह से अब क्या हुआ कि जो ग्रीस की पीजेंट्री थी या पीजेंट क्लास के लोग थे उनमें और नोबेल क्लास के बीच में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है वो दूरियां बढ़ती जाती है। और इस दूरियों के बढ़ने का कारण जो है वो ये था कि कुलीन वर्ग के लोगों ने ज्यादातर उपजाऊ जमीन जो होता था, फर्टाइल लैंड, उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। और उसको कब्जा करने के बाद सारे के सारे जो लैंड फर्टाइल नहीं होते थे उनके तरफ किसानों को ढकेल दिया गया था। दूसरी बात यह थी कि किसान जो थे वो खेती भी करने के लिए अपने खेतों पे पहले नहीं करते थे, क्योंकि जब खेती का सीजन आता था तो सबसे पहले खेती जो है वो जो कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के जमींदार वर्ग के लोग थे, उनके खेतों पे किया जाता था। उसके बाद जब टाइम बचता था तो उस टाइम में किसान जाके अपने खेतों पे काम करते थे। क्योंकि सत्ता कुलीनों के हाथ में थी, इसीलिए कुलीन वर्ग ने ग्रीस में जो छोटे छोटे स्टेट उभर के आए थे, जिनको कि पोलिस भी कहते हैं या सिटी स्टेट कहते हैं, वहां पे उन्होंने क्या किया कि एक तरह से अपने राज्य में रहने वाले किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। और शोषण इस तरह शुरू हुआ कि क्योंकि किसानों का जो लैंड मिला था किसानों को वो फर्टाइल नहीं होता, इस कारण से उस पर उपज ज्यादा नहीं होती थी। और दूसरा पॉइंट ये था कि किसानों को पहले खेती करने के लिए जो कुलीन वर्ग के लोग थे अपने खेतों में लेके जाते थे। इस कारण से क्या हुआ कि धीरे धीरे किसानों की जो उपज है वो कम होने लगी। वहीं दूसरे तरफ जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनका उत्पादन बढ़ने लगा, जिस कारण से जब कुलीनों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई तो उन्होंने अपने अपने राज्य में रहने वाले किसान और मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरफ कुलीन जो है वो ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, वहीं पे दूसरे तरफ किसान जो है वो ज्यादा गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि उनका उत्पादन कम हो रहा था।
अब जब उत्पादन कम हुआ और आगे उनके पास खाने की चीजें नहीं होती थी, तो वो अपने प्रयोग के लिए, अपने यूज के लिए वो चीजों को, खाने की चीजों को किनसे लेते थे? कुलीन वर्ग के लोगों से लेते थे। और इस कारण आप देखेंगे कि कुलीन वर्ग के जो लोग हैं उनके कर्जदार होते गए जितने भी किसान थे ग्रीस के। और वो किसान जो कुलीनों के कर्जदार हो जाते थे, उनको यहाँ पे जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो पहले तो उनके जमीनों को अपने हड़प लेते थे। जमीनों को हड़पने के साथ साथ वो एक और काम क्या करते थे कि अगर कोई जो जो वो कर्ज होता था, जो कुलीनों ने उनको कर्ज दिया होता था, वो चुका नहीं पाता था, तो उनको पूरे परिवार के साथ डेप्ट बॉन्डेज में बदल दिया जाता था, या बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं, आपकी कर्ज बंधुआ मजदूरी जो होता है उसमें बदल दिया जाता था, जिस कारण से किसानों की हालत और खराब होती चली गई। या हम कहें कि किसान जो है वो एक तरह से दास में कन्वर्ट होते चले गए, और वहां पे मैक्सिमम जो पीजेंट्री थी वो दास प्रथा के अधीन आती चली गई और दासत्व में कन्वर्ट होती चली गई। अब यहां पे क्या हुआ कि जो भी ये सिचुएशन बन रहा था कुलीनों के बीच में और पीजेंट के बीच में, वो सिचुएशन धीरे धीरे खराब होता गया। तो जाहिर सी बात है कि किसानों के तरफ से इसके खिलाफ आवाज उठनी लाजमी थी, और यही हुआ कि अब लगभग पूरे ही जो ग्रीस के स्टेट थे वहां पे कुलीन वर्ग के लोगों के खिलाफ किसानों का आंदोलन होना शुरू हो गया, या कहें हम लोग कि जो स्ट्रगल था किसानों का वो कुलीनों के खिलाफ शुरू कर दिया गया, जिस कारण से अब कुलीन वर्ग के लोगों का भी उत्पादन जो है वो इफेक्ट होने लगा। क्योंकि ज्यादातर किसान जो है अब वो किन चीजों में इन्वॉल्व होने लगे? ज्यादातर किसान जो है अब स्ट्रगल के कारण, जो कुलीन वर्ग के लोगों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होता था, उनके खिलाफ जो आंदोलन होता था, उसमें भाग लेने लगे, जिस कारण से खेती के समय में खेती करना असंभव होने लगा, और इससे कुलीन वर्ग के लोगों को भी नुकसान होना शुरू हो गया। अब इसका एक आप कहें कि परिणाम क्या हुआ कि एक तरफ जहां किसान अपनी जो उनके साथ जो भेदभाव हुआ, उनके साथ जो बर्ताव किया गया था कुलीनों के द्वारा, जिसमें कि उनको एक तरह से स्लेवरी में कन्वर्ट कर दिया गया था, एक तरह से उनको जमीन ले लिया गया था, उनको दास में बदल दिया गया था, तो वो आंदोलन कर रहे थे। दूसरी तरफ किसान इस कारण, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, इस कारण से उनका उत्पादन घटने लगा। तो अब जरूरत पड़ी थी कि दोनों, क्योंकि नुकसान दोनों ही तरफ के लोगों को हो रहा था, किसानों को भी नुकसान हो रहा था और कुलीन वर्ग के लोगों को भी नुकसान हो रहा था, इसीलिए अब ये जरूरी हो गया था कि कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। और इसी सॉल्यूशन के रूप में हम लोग देखते हैं कि 594 बीसी के में 594 बीसी में सोलोन नामक एक व्यक्ति को मीडिएटर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसको कि दोनों ही तरफ के लोगों का पूरा समर्थन था। समर्थन के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज क्या हुआ कि सोलोन को कुलीन वर्ग के द्वारा और पीजेंट्री जो थी या जो किसान वर्ग के लोग थे, दोनों ही तरफ के लोगों के द्वारा असीमित शक्ति दिया गया था इस सिचुएशन से निपटने के लिए। प्लस एक और बात यह कही गई थी कि एक निश्चित टाइम के लिए सोलोन को सत्ता दिया जाएगा, और उस टाइम में सोलोन जो है वो दोनों ही तरफ के लोगों को, दोनों ही गुट के लोगों को, बातों को ध्यान में रखते हुए अपना एक रिफॉर्मेशन लेके आएगा, और वही रिफॉर्मेशन आप देखते हैं कि 594 में सोलोन के द्वारा लाया भी जाता है। अब सवाल ये उठता है कि किसानों की डिमांड क्या थी? किसानों की यहाँ पे दो डिमांड थी। एक डिमांड तो ये थी कि उनका जो डेप्ट बॉन्डेज था, जिसको कि डेप्ट बॉन्डेज कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि डेप्ट बॉन्डेज की खात्मा होना चाहिए, यानी कि एंड ऑफ डेप्ट बॉन्डेज होना चाहिए। पहला उनका डिमांड था। दूसरा जो डिमांड थी वो ये थी कि जो भी लैंड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात वो कर रहे हैं। तो दो तरह की डिमांड जो है वो किसानों की के तरफ से रखी गई थी। एक बात कहा गया था किसानों के द्वारा कि जो डेप्ट बॉन्डेज है, जिसमें कि कर्ज नहीं चुकाए जाने पर, डेप्ट बॉन्डेज आपको एक बार बता देता हूं कि डेप्ट बॉन्डेज एक्चुअली होता क्या है।
डेप्ट बॉन्डेज एक तरह से एक ऐसी प्रोसेस बन गया था ग्रीस के इतिहास में, जिसमें अगर कोई किसान किसी कुलीन वर्ग से कर्ज लेता था और कर्ज लेने के बाद किसी कारणवश वो कर्ज चुका नहीं पाता था उस कुलीन वर्ग को, तो उस कुलीन को, तो उस पूरे परिवार को, उस किसान के साथ साथ उसके पूरे परिवार को उस डेप्ट बॉन्डेज के नहीं चुकाए जाने के एवज में स्लेवरी में कन्वर्ट कर दिया जाता था, प्लस उसकी जमीन को भी ले लिया जाता था। इसी को डेप्ट बॉन्डेज कहा जाता था। और किसान जो है, किसानों की जो पहली डिमांड थी वो यही थी कि किसी भी हाल में, क्योंकि इसी डेप्ट बॉन्डेज के कारण उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, तो उनकी डिमांड थी कि किसी भी हाल में जो डेप्ट बॉन्डेज है उसको खत्म किया जाए। और दूसरा फिर उनका एक और डिमांड था कि डेप्ट बॉन्डेज से तो केवल प्रॉब्लम सॉल्व होनी नहीं थी, अगर उनको मान लीजिए कि डेप्ट बॉन्डेज से खत्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया और कहा गया कि जाइए आप आजाद हैं, तो दूसरा सवाल ये उठता आजाद होकर वो जाएंगे कहां? अगर उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, अगर वो खेती करने के लिए उनके पास वो साधन नहीं है जिससे कि वो उत्पादन करके अपने घर वालों का पेट भर सके, तो वो जाएंगे कहां? तो इसीलिए किसानों ने जो दूसरी अपनी डिमांड रखी थी वो डिमांड थी कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि उनका बहुत ही अहम मांग में से एक मांग था। तो इन्हीं दो चीजों को लेके, इन्हीं दो डिमांड को लेके किसानों ने स्ट्रगल करना शुरू किया कुलीन वर्ग के, नोबेल क्लास के लोगों के खिलाफ, और सोलोन को नियुक्त किया गया इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए या इससे निपटने के लिए। सोलोन जैसे ही आया, तो सोलोन के आने के बाद जैसे सोलोन ने अपना रिफॉर्मेशन शुरू किया, सोलोन ने अपने कानून बनाए, उसमें सबसे पहला काम सोलोन ने यह किया कि उसने इस डेप्ट बॉन्डेज को खत्म किया, क्योंकि ये डेप्ट बॉन्डेज ऐसी सिस्टम थी जिसके द्वारा एथेंस के लोगों को या दूसरे ग्रीस के स्टेट के लोगों को आप देखेंगे कि स्लेवरी में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो इसीलिए पहला इसने काम क्या किया कि डेप्ट बॉन्डेज को खत्म किया, और दूसरा काम उसने कहा कि अभी तक जितने भी किसानों को कर्ज दिया गया था, कुलीन वर्ग ने जितने भी किसानों को कर्ज दिया था, अब यानी कि 594 बीसी के बाद से वो सारा कर्ज किसानों का माफ किया जाएगा। यानी कि पहले जितना भी कर्ज किसानों ने अपने कुलीनों से लिया था, उन सारे कर्ज को माफ करने का भी कानून यहां पे हम देखते हैं कि सोलोन ने बनाया। तीसरा एक काम देखते हैं हम लोग कि जो सोलोन था उसने इस नियम के, तीसरा जो नियम उसने बनाया, उसने ये अधिकार दिया सोलोन के लोगों को कि कोई भी, सोलोन ने ग्रीस के लोगों को कि कोई भी, तो तीसरा जो सुधार उसने किया वो ये किया, उसने कहा कि एथेंस के सभी नागरिकों को, यानी कि वो सारे नागरिक जो कि एथेंस के हैं, वो राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। यानी कि तीसरा जो उसने सुधार किए, या अपने सुधार में जो तीसरा पॉइंट रखा सोलोन ने, उसने एथेंस के नागरिकों को राजनीति में हिस्सा लेने के अधिकार की भी बात की। चौथा उसने सुधार किया सोलोन ने, वो ये किया कि वहां की जो जुडिशियल सिस्टम थी, जुडिशरी थी, उसके अंदर भी सुधार लाया और न्यायिक पद्धति में काफी सारे बदलाव उसने किए, जो कि वहां के नागरिकों के लिए काफी फायदेमंद रहा। इसके अलावा पांचवा आप कह सकते हैं कि जो पॉइंट है, या पांचवा जो उसने सुधार किया था अपने सोलोन के सुधार में, उसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित ना भी हो, उसके बावजूद भी उसको लगता है कि उसे न्याय की मांग करनी चाहिए, उसे न्याय चाहिए, तो वो उस न्याय के लिए न्यायालय जा सकता है, कोर्ट जा सकता है, और उसको उस तरह के न्याय जो है वो दिया जाएगा। अब जब सजा हो जाती है किसी को, तो सजा होने के बाद का भी प्रोसेस होता है। इसीलिए सोलोन ने एक और पॉइंट रखा कि अगर किसी को लगता है कि उसको जो न्यायिक सजा मिली है या जो जुडिशियल पनिशमेंट उसको दिया गया है वो सही नहीं है, तो वो उस सजा के खिलाफ भी दोबारा से कोर्ट जा सकता था, दोबारा से वो न्यायालय जा सकता था। यहां पे आप देखेंगे कि सातवां जो उसने पॉइंट रखा अपने सुधार में, वो ये रखा कि उसने कहा कि ग्रीस में या एथेंस जो है, एथेंस में
चांदी का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि चांदी के उत्पादन बढ़ाने से वहां के लोगों में प्रॉस्पेरिटी आएगी, वहां पे गरीबी जो है वो दूर होगी। इसीलिए पांचवा एक जो सबसे अहम सुधार उसने किया वो ये किया कि चांदी के उत्पादन को बढ़ाने का बात किया और उसको बढ़ाया भी गया। इसके बाद आठवां पॉइंट जो सोलोन ने अपने सुधार में रखे उसने कहा कि जो एथेंस का ट्रेड है, व्यापार है, उस ट्रेड या व्यापार को भी बढ़ाने का बात किया गया था, बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो व्यापार की तरफ आकर्षित हो और जो एक एग्रीकल्चरल लैंड पे या खेती पे जो एक दबाव है उसको कम किया जा सके। और इस तरह से उसने एक और नियम बनाए जो कि गेहूं को लेके था, क्योंकि एथेंस में उस समय जो लोग थे वो गेहूं का काफी निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। उसके खिलाफ भी एक कानून बना के सोलोन ने रोकने की कोशिश की, जिसमें कहा गया कि गेहूं का जो निर्यात है एथेंस से उस पर रोक लगाई जाएगी, ताकि ग्रीस के लोगों को या एथेंस के लोगों को खाने की चीजों की कमी ना पड़े। और इसीलिए इसने आप देखते हैं कि किस तरह से गेहूं के निर्यात को बढ़ाने की बात की गई। तो इस ऐसे आप देखेंगे कि सोलोन ने एक के बाद एक कई सारे सुधार किए, जिसमें कि आप 8-9 पॉइंट से देख सकते हैं जो कि बड़े अहम थे एथेंस के सिटीजन्स के लिए, एथेंस के सिविलियंस के लिए, जो कि उनको काफी फायदा देते थे। लेकिन जो सुधार एक और करने की डिमांड किसानों के द्वारा की जा रही थी, वो सुधार जो नहीं हुआ वो था लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। सोलोन ने किसी भी तरह का लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, जिस कारण से आप देखेंगे कि कुछ ही दशकों के बाद जो ग्रीस है या एथेंस है वहां पे एक बार फिर से जो स्ट्रगल है किसानों का वो शुरू हो गया। उनका मानना था कि एक चीज जो कि उनके अहम डिमांड थी वो नहीं हो पाई है पूरी, इसीलिए किसान जो है एक बार फिर से डिमांड करना शुरू कर दिए कि कैसे वहां पे जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था उसको दोबारा से किया जाए। और इसी चीज को लेके आप देखते हैं कि जब लोगों ने, किसानों ने अपना आंदोलन चलाना शुरू किया, स्ट्रगल करना शुरू किया, तो उसमें कई सारे नेता उभर के अलग अलग क्षेत्रों में आए, जिसमें से एक का नाम था पिसिस्ट्रेटस। अब क्या हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि जो पिसिस्ट्रेटस था उसी स्ट्रगल का या कहें कि उसी आंदोलन का एक नेता था, जिसने ग्रीस में या एथेंस जो था वहां पे सत्ता को बदलने का प्रयास किया था, सत्ता को पलटने का प्रयास किया था। और इसी चीज को लेके लगभग 561 बीसी में हम लोग देखते हैं कि 561 बीसी में पिसिस्ट्रेटस ने जो एथेंस की सत्ता थी उसको बदलने का कोशिश किया, लेकिन वो पहली प्रयास में फेल हो गया और इस कारण से उसको एथेंस छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन दोबारा जब किसानों का स्ट्रगल जोर पकड़ा तब वो दोबारा से वापस आता है और उनका नेता बनकर उभरता है। और इस तरह से दोबारा 545 बीसी में 545 बीसी में एक बार वो फिर से इस आंदोलन का हिस्सा बनता है और सक्सेसफुल होकर निकलता है, जिस कारण से वहां का वो रूलर बनाया जाता है। और जो पिसिस्ट्रेटस का जो टाइम था उस पिसिस्ट्रेटस के टाइम को तानाशाही का पीरियड या टायरेनी पीरियड के रूप में देखते हैं। अब पिसिस्ट्रेटस ने क्या क्या सुधार किए और उस सुधार का ग्रीस के लोगों पे या एथेंस के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में अब हम लोग दूसरे वीडियो में, जो हमारा अगला पार्ट, वीडियो का अगला पार्ट होगा, उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और जय हिंद।